तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। 2 जुलाई 2011 को मेरी बहन की शादी थी। वो शादी मेरी सगी बहन की तो नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बुआ के यहाँ पर गया हुआ था और वहीं पर मैंने अपनी एक धर्म बहन बना रखी थी। उसी की शादी को मैं अटेंड कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ जो भी मेरे साथी थे वो सारे के सारे घर जा चुके थे, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त रात के 10 बजने को हो गए थे और गर्मियों की इस रात के अंदर रात के 10 बजने का टाइम ज़्यादा नहीं होता था। वैसे भी मुझे तो आज रात के 2-3 बजने वाले थे और जब मैं अपनी बहन की शादी को पूरी तरह से निपटा कर यहाँ से निकलने वाला था तो कुछ देर के बाद मुझे भी घर से फ़ोन आ गया और उसके बाद जैसे ही मैंने कॉल को अटेंड किया तब जाकर मुझे पता चला कि मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। मेरे पापा की तबीयत अचानक से ही बिगड़ गई थी। वो क्या था कि इन दोनों मेरे पापा थोड़े बीमार चल रहे थे और ऐसी स्थिति में उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता था। इसलिए मैं तुरंत अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा। जाते वक्त मेरी बहन ने मुझे रोका और फिर मुझे थोड़ी मिठाई डलवा दी। मैं मिठाई को लेकर जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि इस समय काफ़ी रात हो गई थी और ऊपर से हमारा घर भी एक सुनसान जगह में पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी जब मेरी बहन ने जिद्दी करके मिठाई डलवा दी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उस मिठाई को अपने साथ लेकर चला जाऊं, क्योंकि जिस स्थान से मैं गुजरने वाला था वहाँ पर इस तरह के अजीब अजीब जगह आने वाली थी जिनके ऊपर इस तरीके की चीज़ों को ले जाना खतरे से भरा हुआ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस मिठाई को अपने साथ ले जाना पड़ा और उसके बाद मैंने गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। इस समय मैं नेशनल हाईवे 78 के ऊपर से होता हुआ गुजर रहा था। नेशनल हाईवे 78 ये एक ऐसा हाईवे है, इसके बारे में लोगों ने काफ़ी कुछ अजीब सुन रखा था, लेकिन मैंने इन चीज़ों के ऊपर कभी भी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था। मुझे लगता था कि ये सब बस झूठ होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी मेरी गाड़ी सड़क पर दौड़ी रही थी। जिस मिठाई को मैंने अपनी गाड़ी के अंदर रखवाया था उससे मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन दूसरा मन ये भी बोल रहा था कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस अफवाह है। मैं अभी इतना सोच ही रहा था कि अचानक ही फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे सामने से आवाज़ आई, भाई साहब आप सावधान हो जाना, आपके ऊपर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये सुनते मेरा ध्यान फ़ोन के नंबर की तरफ चला गया तो मैंने देखा कि ये तो वही नंबर था जिससे कुछ देर पहले मुझे फ़ोन आया था। दरअसल जब मुझे फ़ोन आया था तो एक आदमी ने बताया था कि आपके घर पर आपके पिताजी की तबीयत खराब है और आपके पिताजी कभी भी गलत अवस्था में पहुंच सकते हैं। फिर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन काटा और घर पर फ़ोन मिला दिया। जैसे मैंने घर पर फ़ोन मिलाया तो मुझे पता चला कि मेरे घर की स्थिति तो एकदम सही थी, वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी, सभी की तबीयतें एकदम चकाचक थी। लेकिन जब मुझे फिर से उस आदमी की याद आई जिसने मुझे फ़ोन किया था तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया, क्योंकि उस आदमी ने मुझे शादी को एंजॉय करने से रोक दिया था और उसके साथ ही मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन दोबारा चेक किया और उस आदमी का नंबर ढूंढने लगा, लेकिन मैंने देखा कि उस आदमी के नंबर में 11 नंबर थे। ये देखते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भारत देश के तो कोई भी नंबर 11 नंबर के नहीं होते और ऊपर से अगर वो भारत का नहीं था तो उसने हिंदी कैसे बोली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा उसी फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगाने की कोशिश भी की तो फ़ोन लगा ही नहीं और वो मुझे अननोन नंबर बता रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि आखिर क्यों मेरी ही किस्मत इतनी खराब होती है कि मुझे ठीक से कुछ भी नसीब नहीं होता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि फिर अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। जब मैंने अपने मोबाइल को उठाकर देखा तो इस बार मैंने पाया कि मोबाइल पर मुझे किसी का अननोन नंबर नज़र आ रहा था। पहले तो मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया और फिर उठाने लगा। तब मेरी नज़र ठीक से उन नंबरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि ये तो वही नंबर था जिससे कुछ देर पहले भी मुझे फ़ोन आया था। और फिर जैसे मैंने फ़ोन अटेंड करने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया
तो ना जाने क्यों लेकिन मुझे डर सा लग रहा था। लेकिन फिर किसी तरह मैंने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही मुझे सामने से आवाज़ आई और आवाज़ के सुनते मैं घबरा गया, क्योंकि दूसरी तरफ से मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ना जाने क्यों लेकिन इस आवाज़ को सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी और डर भी लग रहा था। कुछ देर तक तो ये आवाज़ इसी तरह मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, तब मैंने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई कौन हो तुम, और आखिर मुझसे चाहते क्या हो, और मुझे कॉल क्यों कर रहे हो बार बार। मेरी बात सुनकर उस आदमी की भी हंसी थम गई और उसके बाद उसने कहा, तू भूल गया 27 तारीख की रात को क्या हुआ था। 27 तारीख का नाम सुनते ही मानो मेरे शरीर का सारा खून सूख गया था और मेरा गला भी अब सूखने को आया था। डर से मेरे हाथ पैर फूल गए थे और मैं बुरी तरह से डर गया था। मैंने इस वक्त फ़ोन काट दिया और उसके बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ा। 27 तारीख की वो डरावनी यादें अभी भी मेरे दिल और दिमाग में ताज़ा थी। उसके बाद मैं गाड़ी को हाईवे पर इतनी रफ्तार से भगाने लगा कि अब गाड़ी खुद मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जब मुझे लगा कि अब मैं स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ, तब मैंने गाड़ी की स्पीड को अचानक से कम करना शुरू कर दिया। ना जाने क्यों लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके बाद मैंने जैसे एक बार के लिए पीछे घूम कर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, और जब मैंने फिर से सामने की तरफ पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरी गाड़ी के ऊपर सामने वाले कांच पर 27 तारीख लिखा हुआ था, और उस डेट को देखते ही मैं बुरी तरह से सहम गया। अब मैं गाड़ी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। मैंने तुरंत ही कार की स्पीड को स्लो कर दिया और फिर गाड़ी को सड़क के किनारे पर एकदम से रोक दिया और मैं तुरंत ही नीचे उतर गया। नीचे उतरकर जब मैंने गाड़ी के कांच पर देखा तो मैंने पाया कि वो 27 नंबर खून से लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज मेरे साथ ये सब हो क्या रहा था। फिर उसके बाद अचानक से गाड़ी का दरवाज़ा खुला और गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी। मैं समझ गया था कि अब मेरे ऊपर आफत का पहाड़ आने वाला है, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने पैरों को पीछे हटाने लगा और उसके बाद मैं तुरंत अपनी गाड़ी से अलग हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी गाड़ी मुझे कभी भी कुचल सकती थी। फिर उसके बाद मैंने रोड के ऊपर लगातार भागना शुरू कर दिया और मैं तब तक नहीं रुकना चाहता था जब तक कि मेरी गाड़ी मेरा पीछा न छोड़ दे। फिर कुछ देर तक लगातार भागने के बाद मेरी सांसें उखड़ने लगी और अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ज़्यादा देर तक आगे नहीं दौड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर भी अब मेरा साथ नहीं देंगे और मुझे यहीं पर थम जाना चाहिए। लेकिन अब बात मेरी जान पर आ चुकी थी और ऐसी स्थिति में मुझे यही लग रहा था कि अगर मैंने एक बार के लिए भी अपने कदमों को रोक लिया तो उसके बाद मेरी जान किसी भी हालत में नहीं बच पाएगी, और ऐसी स्थिति में मैं कहीं पर भी रुकना नहीं चाहता था। फिर कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही भागता रहा, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मैं अपनी जान बचाने में नाकाम रहने वाला था। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरा बायां पांव एक पत्थर से टकरा गया और फिर मैं 3 से 4 बार गुलाटियां खाकर जोर से नीचे गिर पड़ा। मैं इतनी जोर से नीचे गिरा था कि मेरे शरीर में कई जगह पर खरोंच के निशान बन गए थे और उनसे खून आने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद मेरी गाड़ी मुझे कुचल देगी, लेकिन स्पीड से आती हुई गाड़ी अचानक से रुक गई और मेरे पास आकर एकदम से खड़ी हो गई। मैं जान गया था कि ये मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश में है, और जैसे वो गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपने जूते पटकते हुए मेरे पास आ रहा था। मैंने ऊपर की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद वो चीज़ मेरे पास आकर खड़ी हो गई जिसको मैं एहसास कर सकता था। उसके बाद उसने हल्के से मेरे कान में कहा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, ये सुनते ही मैं उस आवाज़ को पहचान गया और बुरी तरह से डर से थर थर कांपने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि आखिर ये शख्स कौन था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने डर से कांपती आवाज़ में उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसके सामने अब अपनी जान की भीख मांगने लगा था, लेकिन उसे तो मेरी बात पर पता नहीं क्यों विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उसने एक गंभीर आवाज़ में कहा,
तुम लोगों को नशा करके गाड़ी चलाने की काफ़ी आदत हो गई है। तुम थोड़े से बड़े लोग इंसान के बारे में ये भी नहीं सोचते कि इसके घर वालों का क्या होगा। उसकी बातें सच में काफ़ी ज़्यादा गंभीर कर देने वाली थी, लेकिन उस दिन मेरी भी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद मैं उस आदमी के सामने अपनी जान की भीख मांगते हुए उसके पैरों में गिर गया। हालांकि वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने आप को माफ़ करने को कहा। फिर कुछ देर तक वहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा और उसके बाद उस आदमी ने कहा, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन तुम अभी और इसी समय मेरी लाश को मेरे घर वालों तक पहुँचा दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मुझे एक बार के लिए सदमा लगा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी लाश अभी तक उसके घर तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद उसने बताया कि उस दिन टक्कर लगने के बाद वो झाड़ियों की तरफ ही गिर गया था और वही झाड़ियों की तरफ उसकी लाश गिरी हुई है। अगर उस लाश को मैंने घर तक नहीं पहुंचाया तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने वाली थी और मुझे अपना गुनाह कबूल करना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और सारा मामला पुलिस के सामने पेश कर दिया। जैसे ही पुलिस ने मेरे मुंह से ये सब बातें सुनी तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गई और उस लाश को लेकर सीधा उस आदमी के घर चले गए। जब मैंने अपने मुंह से ये बात बोलकर अपनी गलती को स्वीकार लिया था, तब जाकर पुलिस ने भी मेरी सज़ा को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। पुलिस ने पहले तो मुझे गिरफ्तार किया और फिर मुझसे कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया, और वैसे भी पुलिस वाले मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मेरे घर वालों की काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। हालांकि उस आदमी के घर वालों को भी हमने लगभग 35 लाख रुपए दिए थे। हालांकि 27 तारीख को जो हुआ था, मैं आज तक उसे नहीं भूल पाया। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैं थोड़ा नशे में था और अचानक से एक आदमी सड़क के बीच में आ गया। दरअसल उस आदमी का वॉलेट सड़क के ही बीच में गिर गया था और वो जैसे उसे उठाने के लिए आया तो उसे जोरदार टक्कर लग गई। मैं नीचे उतरकर उसे देखने लगा, लेकिन जब वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आया तो मैं थोड़ा डर गया और उसके बाद अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल गया। और शायद मेरी यही सबसे बड़ी गलती थी कि उस दिन मैंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। मगर फिर उस आदमी की आत्मा ने मुझे काफ़ी सस्ते में छोड़ दिया था। खैर, भगवान की दया से आज मैं सलामत हूँ और मुझे आज ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। शायद दोस्तों, उस दिन मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी कि नशा करके मैंने गाड़ी को ड्राइव किया था और उस गलती का अफसोस मुझे आज भी होता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।